Assalamu alaikum everyone. Good morning. I hope you all are doing well. Welcome to the webinar on Art of Relationship Management. I would like to introduce our today's presenter first, Mr. Nehmat Khan Durrani. Mr. Nehmat Khan Durrani believes that a person's success and happiness in life depends on their ability to connect with others. To world which many people face problems, they want a happy family, a rewarding career, and to be able to blend in the social setting, but they are unable to reach it by themselves. Those goals often depend on a person's self-confidence, healthy boundaries, good communication, and more. His focus is to help people identify current problems and provide guidance in their relationship with their spouse, family member, friend, co-worker, or boss. He is dedicated to working through all the issues surrounding your relationship. He is an entrepreneur who serves relationship management as a core competency and is currently motivating and inspiring youth and corporates throughout the country. He conducts multiple trainings on areas of soft skills, leadership, entrepreneurship, and has facilitated managed entrepreneurship programs in different universities. I welcome you, sir. I am sure we will be enriched by the webinar. Over to you, sir. Good morning, everyone. Thank you so much, Sidra, for the lovely introduction. Thank you, everyone. आप लोगों ने अपना टाइम निकाला यहाँ पे आए. Before the starting, I want to tell you something about myself. सिद्रा ने काफी कुछ बता दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं भी कुछ बता दूं. मैं पिछले 6-7 साल से ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ. मुख्तलिफ कैपेसिटी में, मुख्तलिफ डोमेन में मैंने काम किया विद यूएनडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, यूनिसेफ, और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ इदारों के साथ एज ए ट्रेनर, एज ए कोच काम किया. तो यही सिलसिला है, चलता रहा पिछले 6 साल से और आगे हम इंशाल्लाह चलाते रहेंगे. तो आज का वेबिनार, आज का जो हमारे डिस्कशन है, जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं आज यहाँ पे, इसका मकसद यही है कि हमारे रिश्ते मजबूत हो जाए. ऑलरेडी काफी मजबूत है, लेकिन अगर और भी मजबूत हो जाए तो काफी खूबसूरती आ जाती है उसमें. सो आप लोगों की क्वेश्चन भी मैं लूंगा, आप लोग अपने क्वेश्चन नोट करें. एंड में इंशाल्लाह हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. और मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ. मैं इंसान हूँ और गलती इंसानों से होती है. अगर मेरी किसी लफ्ज से या मेरे किसी जुमले से या मेरी किसी चीज से आप लोग हर्ट होते हैं तो उसके लिए मैं अभी से माजरत करता हूँ. और एंड में आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपकी ये बात या ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो प्लीज आप जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे या आप आइंदा ये मत करना. तो मैं ओपन हूँ हर चीज के लिए. आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं. पिछले 6 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा था, लीडरशिप डोमेन के अंदर. लेकिन काफी चीजें मिसिंग लग रहा था कि जहां भी जाता था तो लगता था कि यार कुछ मिसिंग है. तो वो मिसिंग चीज को ढूंढते ढूंढते एक चीज मुझे समझ आ गई थी पिछले 2 साल में, कि वो है रिलेशनशिप. जब भी आप कहीं जाते हैं और आप किसी से मिलते हैं, स्पेशली जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में सेशन कराने जाता हूँ और मैं कहता हूँ हाय दिस इज नहमत खान दुरानी, आई एम रिलेशनशिप कोच, तो लोग कहते हैं रिलेशनशिप कोच ये क्या होता है. हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप आता है, वो हमारे जो एक स्पेसिफिक रिश्ता है, जो एक रिलेटेड रिश्ता है जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में होता है, वो है रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के. इससे आगे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि रिलेशनशिप है क्या. तो आज मैं आप लोगों को जरा सिंपल अल्फाज में, पाकिस्तानी अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई पूछा जाए कि रिलेशनशिप है क्या, तो आपके पास 3 जवाब हो. मतलब 3 मैं दूंगा, बाकी आप लोगों के पास और भी काफी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 3 शेयर करना चाहता हूँ और बड़ी देसी अंदाज में. जब भी आपसे कोई पूछे कि रिलेशनशिप क्या है, तो मेरे हिसाब से जो इंसान को इंसानियत सिखा दे उसको रिलेशनशिप कहते हैं. लिख ले, जो इंसान को इंसानियत सिखा दे उसको रिलेशनशिप कहते हैं. दूसरा इंट्रोडक्शन जो मैं देता हूँ, जो इंसान को इस दुनिया बनाने का हकीकत समझा दे कि ये दुनिया बनी क्यों है, ये दुनिया किस चीज के ऊपर बनी है, अगर इंसान को इस दुनिया बनने की हकीकत समझा दे तो उसको रिलेशनशिप कहते हैं. तीसरी चीज, जो अल्लाह और इंसान की अहमियत समझा दे कि अल्लाह की क्या अहमियत है और इंसान को जब अपशब्द बना के भेजा गया तो उसके क्या अहमियत है, तो उसको रिलेशनशिप कहा जाता है. ये बड़े देसी अल्फाज में मैंने कह दिया. किताबों में आपको और भी काफी डिफिनेशन मिल जाएगी, किताबों में आपको और भी काफी चीजें मिल जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम पाकिस्तानी अल्फाज में बात करें और इसी सोसाइटी में हम रहते हैं, इसी सोसाइटी को रिलेट करके और अपने आप को रिलेट करके इसी में बात करें. तो 3 इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि असल में रिलेशनशिप है क्या और हम क्या समझ रहे हैं.
जब भी हम रिलेशनशिप का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है, और वो चीज मैंने बता दिया है कि उससे आगे जाते ही नहीं। तो आज के बाद आप लोगों से भी कोई भी पूछे कि रिलेशनशिप क्या है, तो आप इन तीनों जवाबात में से कोई जवाब दे सकते हैं, या इसी रिलेटेड अपना कोई जवाब जो आपको लग रहा है कि असल में रिलेशनशिप यही है, तो आप लोग बता सकते हैं। आज का जो हमारा था कि यार इस वेबिनार में आप लोगों के साथ जो हम गुफ्तगू करेंगे वो किन चीजों के ऊपर होनी चाहिए। वैसे तो काफी ज्यादा है, लीडरशिप डोमेन के अंदर हमने 6 साल काम किया है, तो उसमें भी काफी ज्यादा टॉपिक्स और काफी ज्यादा चीजें हैं। माशाल्लाह आप लोगों को काफी चीजें आती भी है। मैंने कल आप लोगों की यूट्यूब चैनल चेक किया, काफी वेबिनार आप लोगों के हो चुके हैं। तो इसमें हमने कहा था कि यार हम 3 चीजों पे बात करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, गुड करेक्टर, जो हमारे करेक्टर है कि हमारे बारे में लोग क्या बात करें और हम क्या पसंद करेंगे कि लोग हमारे बारे में बात करें, तो उसमें हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो उस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था और सोच रहा था और अपने माशरे को नजर डाल के, ये जो मैंने हजारों लोगों के साथ 1 to 1 काम किया है, जाके काम किया, उसमें जो मैंने नजर डाली तो आपको मैं बड़े अमेजिंग चीजें बताने लगा हूँ। आपको 3 किस्म के लोग मिलेंगे जिंदगी में, और 3 किस्म के लोग आपको कैसे मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ। एक मिलेंगे आपको हैप्पी, एक बंदा या बंदी या जो भी आप उनसे जब भी मिलते हैं वो मुस्कुरा के जवाब देंगे। उसकी जिंदगी में कोई भी टेंशन चल रहा हो कि अल्लाह ताला सेट कर देगा, उसका जो भी बिलीफ है उसके बस उसके ऊपर बात कर लेंगे और बड़ी शानदार अंदाज में रहेंगे। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो बड़े खुश अल्फाज में आपको कहेंगे हाँ ठीक है, ऐसे नहीं प्रिटेंड नहीं करेंगे बल्कि वो वाकई में खुश होंगे। दूसरे टाइप के लोग आपको मिलेंगे, उसको कहते हैं सो हैप्पी। जब भी आप उनसे सवाल करेंगे, जब भी आप उनसे कोई बात करेंगे, वो आपको कहेंगे हाँ बस ठीक है, हाँ बस चल रहा है, हाँ बस अच्छा है। ये सो हैप्पी वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये बस इनसे जो भी आप सवाल करें तो बस ये कहना हाँ ठीक है, ऐसे अल्फाज में बता देंगे कि बेशक वो बहुत शानदार तरीके से उसका काम चल रहा हो, या बहुत शानदार तरीके से उनकी रिलेशनशिप चल रहा है, या बहुत शानदार तरीके से उनकी स्टडी चल रही है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे हाँ सो है, बस ठीक है, खैरियत। तीसरे किस्म के लोग होते हैं आज जो बड़े डेंजरस लोग होते हैं, इसके साथ डील करना भी काफी मुश्किल होता है। ये होते हैं नॉट हैप्पी। आप इनसे जब भी बात करेंगे, बेशक इनके पास अगर आप फाइनेंशियली इनसे बात करें, इनके पास करोड़ों रुपए, ये कह रहे यार कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। जब भी इनसे कोई बात करेंगे ये कंप्लेन करेंगे, ये कभी खुश होता ही नहीं है। ये हमारे दोस्तों में भी अगर आप नजर डालें, हमारे दोस्तों में भी ऐसे काफी दोस्त होते हैं आपकी, जब भी आप उनसे बात करते हैं आपको लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, अब यार ये सिर्फ क्या बात करनी चाहिए, कि ये कभी खुश होता ही नहीं है। फिर जब हम उनकी जिंदगी पे नजर डालते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ तो दिया है, फिर भी ये कहते हैं कि यार बस ठीक है चल रहा है, नॉट हैप्पी। तो ये 3 किस्म के लोग आपको मिलेंगे। अब इन 3 किस्म के लोगों में से हर बंदा अपने अपने डोमेन में और अपने अपने तरीके से काम करेगा और अपने अपने तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, अपने अपने तरीके से पढ़ता रहेगा, अपने अपने तरीके से अपना रिलेशनशिप बनाता रहेगा, अपने अपने तरीके से टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, किताबों के साथ, अपनी सिबलिंग के साथ, सबके साथ अपने अपने तरीके से चलता होगा। लेकिन इसमें जो एक क्वालिटी वाले बंदे हैं ना, जो हैप्पी वाले बंदे हैं, ये हर टाइम शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह ताला की। ये हर टाइम शुक्रगुजार होते हैं उस जात के जिसने हम सबको बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया और जिसको हम सब की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का, उनके साथ रिश्ता बनाने का। तो ये जब जो भी काम करते हैं, ये अगर पढ़ता भी है तो ये क्या करते हैं, अगर ये इसने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो ये जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो आप लोगों ने नोट किया होगा कुछ ऐसे दोस्त आपके होते हैं, जैसे वो यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसके दोस्तियां काफी ज्यादा लोगों के साथ बन जाती है। टीचर्स के साथ बन जाती है, फैकल्टी मेंबर के साथ बन जाती है, स्टूडेंट के साथ बन जाती है, और अपनी सीनियर के साथ भी बना लेते हैं और अपनी जूनियर के साथ भी बना लेते हैं और अपनी क्लास में हर बंदे के साथ बना लेते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको पता है कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये जिंदगी में हमारे काम आने वाला है। ये अगर आप देखें इस स्टूडेंट लाइफ से निकल के आप कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, आप अपनी बिजनेस लाइफ में देखें, तो बिजनेस में एक स्ट्रेटेजी हम सिखाते हैं। जब भी हम सेल्स की ट्रेनिंग कराते हैं तो हम उसमें एक स्ट्रेटेजी सिखाते हैं कि आपने जब भी अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आपने डायरेक्ट जाके अपनी किसी बंदे को प्रोडक्ट्स नहीं बेचना। ये भी जरा सुने और ध्यान से सुने।
जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने कुछ बेचना है, आपने किसी जगह कुछ लेकर जाना है, तो आपने डायरेक्ट वो चीज किसी जगह पिच नहीं करना। आपने देखना है कि मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, फिर उस कंपनीज में कौन से लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों की डिजिग्नेशन क्या है और आपके काम का बंदा कौन है। जब आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आपने उनके साथ दोस्ती करनी है। देखो, आपने जब दोस्ती कर दिया है उस बंदे के साथ, और दोस्ती कैसे करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनते हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप के, उसमें आपने क्या क्या करना है, दोस्ती कैसे बनती है, ये मोहब्बत और प्यार कैसे होता है, ये नफरत कैसे पैदा होता है, ये सारे रिश्तों के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत के ऊपर, नफरत के ऊपर, कि नफरत क्यों पैदा होता है हमारे दिलों में, हमारे इमोशन क्यों आ जाते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस बंदे के साथ दोस्ती करनी है। अब जब आप उनके साथ दोस्ती करेंगे तो उस दोस्ती के हिसाब से आप उनके साथ मिलेंगे। उनके साथ आप कॉफी पे मिलेंगे, चाय पे मिलेंगे, कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी वो आपकी तरफ आ गया, कभी आप उनकी तरफ गए। अब जब आपकी दोस्ती पक्की हो गई तो आपको मैं 80% गारंटी देता हूं कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट वो बंदा ले ही ले लेगा। या अगर उस बंदे से आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए या डोनेशन चाहिए, वो 80% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको दे ही दे देगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी उनके साथ दोस्ती बन जाती है, क्योंकि जब आप वो आपको अंडरस्टैंड कर लेते, जब आपको अंडरस्टैंड करते तो आपके काम के बारे में सवाल करते। जो नॉर्मली आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, लोग आपसे सवाल वो नहीं करेंगे। लोग आपसे 4-5 सवाल करेंगे, खत्म कर देंगे। वो आपसे सवाल करेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में और जान जाएंगे। जब उनको समझ आ जाएगा कि यार ये तो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, जब भी आप उनको प्रपोजल भेजेंगे तो उसमें ना नहीं करेगा, उसमें वो कहेंगे हाँ ये चीजें ठीक है। वो जाके अपने सीनियर से बात करेंगे, किससे भी बात करेंगे, बाकी उसकी सरदर्दी आपकी नहीं है। तो ये रिलेशनशिप जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके दोस्तों के साथ बनते हैं, क्योंकि आपके अगर यूनिवर्सिटी में देखिए आपकी क्लास में 100 लोग हैं, तो समझ लो ये 100 कंपनी बैठे, ये सिर्फ 100 इंडिविजुअल नहीं है। अगर आपकी क्लास में 100 लोग बैठे तो ये 100 खानदान बैठे हुए, और 100 खानदान में आपको क्या पता कि कितने कितने बिजनेस है, किसका कहाँ पे लिंक है, किसका कहाँ पे कनेक्शन है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कहाँ के। ये चीज अगर हमें समझ आ जाए कि यार ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के साथ। अब देखो, टीचर के साथ अगर आपके रिश्ता अच्छा हो तो आपको गाइडेंस मिलेंगी, आप उसको शाम को भी कॉल कर सकते हैं, आप उसको रात को भी कॉल कर सकते हैं, आप उसको दिन को भी कॉल कर सकते हैं। वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बच्चों, स्टूडेंट हमारे, मैं भी खुद ही बच्चा हूँ, लेकिन स्टूडेंट हमारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। आप इमेजिन करो जब आपका बच्चा आपसे कोई सवाल करता है, आप कितने खुश होते हैं। तो आप अपने टीचर्स के साथ कैसे मिलाते हैं, तो सबसे पहले ये लोग करते क्या है, जो हैप्पी लोग होते हैं सबसे पहले ये लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप बनाने के बाद फिर ये लोग आउटकम देखते हैं कि यार ये जो मैं रिलेशनशिप बना लिया इसका मुझे आउटकम क्या है। ये शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं। तो फिर आउटकम देखते हैं। और जब भी वो कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या कोई चीज करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, और इंप्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें करते हैं। अगर आज मैंने आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर दिया और एक प्रेजेंटेशन चला के कन्वर्सेशन कर दिया, तो कल जब मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करूंगा, जब आपके साथ बात करूंगा, तो इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं करूंगा। कल मैं कुछ नया चीज लेकर आऊंगा, कल मैं कुछ ऐसा लेकर आऊंगा कि आप लोगों को उसका पहले से पता हो लेकिन क्लियर ना हो, या बिल्कुल ना पता हो। क्योंकि आजकल तो हर बंदी को हर सब कुछ पता है, लेकिन हम कुछ ऐसे अंदाज के साथ एक्सप्लेन करें, कुछ ऐसे अंदाज के साथ आपके साथ बात करेंगे कि आपको लगे कि हाँ यार ये चीज तो काम की है। तो ये 3 चीजें करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं रिलेशनशिप डोमेन के अंदर। और जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं कहीं भी, यूनिवर्सिटी में आपके रिलेशनशिप, इवन किताबों के साथ जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपको मजा आता है पढ़ने में, आप उसको दोस्त समझने लग जाते हैं। मैं भी एक टाइम में था कि किताब मुझे सबसे जहर लगती थी कि यार इसको कैसे पढ़ो, लेकिन जब आप दोस्ती कर लेते हैं ना तो आपको मजा आता है कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हम पढ़ नहीं रहे, एक हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, और आप अपनी माइंड में कुछ अपनी चीजें चल रही है, उसने कुछ बता दिया है, आपने उस पर सोच लिया है, कोई नया थिंकिंग आगे, कोई नया आइडिया आ गया, कुछ आगे चला गया। तो हर चीज के साथ रिलेशनशिप जो रिश्ता है ना, जब आपको इंसान को इंसानियत सिखा दे, जब आपको अल्लाह और इंसान का
असल मकसद सिखा दे, जब आपको इस दुनिया का मकसद सिखा दे, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। और रिलेशनशिप जब बननी होती है तो आपके पर्सनालिटी में जब रिलेशनशिप का ये मादा आ जाता है ना, ये खूबसूरत, ये मोहब्बत और प्यार का जो मादा आता है ना, तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। दो चीजें मैं सिखाता हूं यहाँ पे। किसी भी नफरत को अगर खत्म करना है ना, तो नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मोहब्बत से खत्म करें, और बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब मोहब्बत से खत्म करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना, तो आप कहेंगे यार ये क्या कमाल का है। दूसरी चीज, इस दुनिया में हर चीज दो दफा बनती है। इस दुनिया में हर चीज करने के दो तरीके, और हर बात करने के भी दो तरीके। अब वो बात करने के तरीके कैसे करना है, किसके साथ क्या बात करनी है, मोहब्बत और नफरत कैसे पैदा होते हैं। अब आते हैं हम मोहब्बत पे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये मोहब्बत और नफरत का रिश्ता क्या है रिलेशनशिप के अंदर। तो ये मोहब्बत और नफरत बनती कैसे, ये मैं बता देता हूँ। और ये आप बड़े अमेज होंगे कि ये बनती एक चीज से है। जब भी आप किसी चीज की तरफ देखते हैं, या किसी इंसान की तरफ देखते हैं, या किसी भी चीज की तरफ, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले आपकी अट्रैक्शन हो जाती है किसी भी चीज की तरफ। देख लो, ये अपने पास अगर लिखना है तो लिख लो। सबसे पहले आप अट्रैक्ट होते हैं किसी भी चीज की तरफ। जब आप अट्रैक्ट होते हैं तो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल एक गाड़ी से लेते हैं। आजकल मुझे एक गाड़ी पसंद आई है, MG गाड़ी आई है, तो मैं सोचा था कि यार ये गाड़ी मैं खरीद लूं। तो जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो मैं अट्रैक्ट हो गया कि यार कितना शानदार गाड़ी है, कितने शानदार चलते, कितने मजे के लग रहे। तो जब आप किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो फिर उसमें आप थिंकिंग, दूसरे नंबर पे क्या आता है, थिंकिंग। आपका सोच शुरू हो जाता है, सोच विचार आप उस पर करने लग जाते हैं। आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार ये मैं कैसे खरीदूं, ये इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे शोरूम जाना है, मुझे क्या करना है। वो सारी चीजें आप सोचने लग जाते हैं। जब आप सोचने लग जाते हैं तो फिर आप उसको फील करना चाहते हैं। यार चलो मैं जरा फील करूं, मैं जरा टच करूं। तो जब फिर आप उस गाड़ी के अंदर जाके बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इसके गियर ऐसे लगते हैं, इसका स्टीयरिंग यहाँ पे है, इसका क्लच यहाँ पे है, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है, उसमें क्या क्या खूबसूरती है। जब आप फील कर देते हैं तो आप थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर इमोशनल सारी चीजें हुई है। तो आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और आप सोचते हैं, देखते हैं, उसको जरा फील करते हैं, जरा वो फीलिंग शुरू हो जाती है। तो जब आप फीलिंग और इमोशन आ जाती है तो फिर उसके बाद दो चीजें निकलती है। ये देखो, ये हमारे रिलेशनशिप में भी है। अगर आप किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, उसके लिए आपने फीलिंग शुरू कर दी, इमोशनल हो गए, दो चीजें आती है। जब आप उनसे बात करते हैं तो बातों बातों में या तो आप ऐसी बातें करते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, या तो वो ऐसी बातें करते हैं कि वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। अब ये जो मोहब्बत और नफरत का रिश्ता है, ये दोनों जो बनता है, ये दोनों बनता है अट्रैक्शन, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, उसके बाद लव एंड हेट बन जाता है। आपका मोहब्बत और नफरत बन जाता है। अब मोहब्बत और नफरत बनता कहाँ पे? वो बनता है आपके एटीट्यूड के बाद, आपके एक्शन के बाद, आपके कम्युनिकेशन के बाद, आपकी गुफ्तगू के बाद, आपको एक दूसरे की जानने के बाद, या एक दूसरे के साथ ऐसे रवैया इख्तियार करने के बाद। तो देखो, चीज सेम ही है, मोहब्बत और नफरत। ये 3 4 5 चीजें जो मैंने बता दी है, ये सेम ही है। सिर्फ एक पॉइंट जो एटीट्यूड है ना, उस पर मैं एक चीज बताने लगा हूं। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, बट एटीट्यूड नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते लेकिन कम कामयाब होगी। लेकिन जिस बंदे के पास नॉलेज कम है, स्किल्स भी चलो ठीक है, लेकिन उसका एटीट्यूड इतना ज्यादा है, क्योंकि ये जो नॉलेज और स्किल होते हैं ये प्लस होते हैं और मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड होते हैं। जब फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो आप इतना शानदार आदमी बनते हैं, आप इतने शानदार इंसान बनते हैं, आपके रिलेशनशिप इतने शानदार हो जाते हैं, आपके बिजनेस इतने शानदार हो जाते हैं, जस्ट एक एटीट्यूड की वजह से। तो एटीट्यूड की वजह से हमारे माशरे में नफरत और मोहब्बत बनते हैं।
तो आप हम सब ने, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, हम सब ने जैसे एक चीज के ऊपर काम करने, वो हमारे कम्युनिकेशन, अपने अल्फाज के चुनाव, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने थिंकिंग, अपने सोचने का अंदाज। अब सोचने का अंदाज हमने कैसे करना है और सोचने के अंदाज के लिए हमने आगे क्या करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जब ये चीजें मोहब्बत और नफरत हो जाती है किसी भी बंदे से, तो ये आपको पता चला कि मोहब्बत कैसे बनती है और नफरत कैसे बनती है। अब ये एग्जिस्टिंग लोग जो हमारे साथ है, जो हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बू सिबलिंग पेरेंट्स, ये सारे लोग जो है, उनसे भी जब हमारी कोई लड़ाई होती है ना, आप उसमें देखें, वो हमारे अखलाक जो हम बात करते हैं ना, अल्फाज जो यूज करते हैं ना, उसकी वजह से होते हैं। तो उसके बाद या तो मोहब्बत हो जाती है या तो नफरत हो जाती है। तो ये चीजें जब मोहब्बत और नफरत होने लग जाती है, तो उसके बाद हम एक एनएलपी में एक चीज सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने अपना कुछ रिसर्च करके अपना कुछ ऐड किया है, जो मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। एनएलपी में सिखाते हैं 4 क्लाउड, जिसमें होता है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटिंग बिलीफ। अब ये 4 चीजें, इस 4 चीजों के उलट अपोजिट यहाँ पे 4 चीजें और है, जिसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग के सामने है पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन के सामने है पॉजिटिव लर्निंग, इनर कॉन्फ्लिक्ट के सामने है वैल्यू रीअलाइनमेंट, और लिमिटिंग बिलीफ के सामने है न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स। अब एक 4 यहां पढ़े और 4 यहां पे है। इसके दरमियान में मैंने खुद जब सोचा, इस पे बड़े सोच विचार के बाद एक 4 चीजें और आई है कि इसको यहां से यहां लेकर आने का सफर तय करते हैं। और ये भी एक टूल है नए लोगों के साथ रिश्ता बनाने का। ये भी एक टूल है उन लोगों के साथ रिश्ता बनाने का जो आपके साथ ऑलरेडी है। ये भी एक टूल है आपने अपनी किताबों के साथ रिश्ता बनाने का। ये भी एक टूल है आपने अपनी टीचर्स को अपने पेरेंट्स की तरह बनाने का। ये भी एक टूल्स है आपने अपनी क्लास फेलो को ऐसे बनाने का, जिस दिन आप ना आए ना, उनको वो सोचने लगे कि कहाँ पे है, आपके बारे में पूछने लगे कि आया क्यों नहीं है। एक न पूछे, सारा क्लास एक कॉल करो, आया क्यों नहीं है, पता तो करो कहाँ पे है। ये क्यों आएंगे, ये क्यों पूछेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ और रिलेशनशिप। अगर हमारा रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते इतने खूबसूरत, इतने स्ट्रांग हो लोगों के साथ, तो सब लोग हमारे बारे में पूछेंगे, सब लोग इज्जत से बात करेंगे, सब लोग प्यार मोहब्बत करेंगे। लेकिन हमें प्यार लेने के लिए जो ना, हम लोगों से लड़ते रहते हैं, प्यार लेने के लिए हम बातें करते रहते हैं। प्यार लेना तो जानते हैं, लेकिन प्यार देना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं हमारे खूबसूरत रिश्ते बने, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं निकालते। हम चाहते तो है कि हमारा रिश्ता सबसे खूबसूरत हो, वो आपका हस्बैंड के साथ हो, आपकी वाइफ के साथ हो, इवन जो ये रिश्ता है, जो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, ये भी खूबसूरत होना चाहिए। अगर इसी में भी खूबसूरती नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि आगे जाके आप लोगों ने शादी करनी है? अगर आप इसी में खूबसूरती नहीं लेके आ सकते, तो आप क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? इसी रिश्ते में भी खूबसूरती ले आओ। और अगर आपके टीचर का जो बाप का हैसियत रखता है, जो माँ की हैसियत रखती है, उनके साथ हम कैसे रिलेशनशिप रखते हैं और रखना चाहिए। मैं आज भी जब सोचता हूँ तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि काश मैं अपने टीचर के साथ बड़े शानदार वाले रिश्ता रखता। हम क्यों किसी के जाने के बाद उसकी अच्छाई बयान करते हैं? हम क्यों कोई चला जाए तो उसके बाद हमें उसकी कदर आती है? हम क्यों जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो फिर कहते हैं काश इस टीचर से मैं जरा दोस्ती कर लेता, काश ये बुक्स मैं जरा सही तरीके से पढ़ लेता, काश मेरे इतने नंबर आ जाते, काश जो मुझे आज जॉब नहीं मिल रही अगर मैं थोड़ी और पढ़ाई में अपने ध्यान लगा लेता, काश जो मेरे माँ बाप ने मुझे पे पैसे लगाए थे उसको मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर लेता, काश जो मेरे दोस्त है जो थे अभी अच्छी अच्छी पोजीशन पे, अगर उनके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे होते तो कोई ना कोई तो आज मेरे काम आ जाता। क्योंकि मैंने तो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ दोस्ती बनाई नहीं थी। अगर मैं आज उनको कॉल करूंगा तो वो मेरे कॉल उठाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो झगड़ा किया था। तो इस रिलेशनशिप का जो रिश्ता है, ये जो खूबसूरती है, इसको लेकर आना बहुत जरूरी है हर रिश्ते के अंदर। वो किसी के साथ भी रिश्ता हो यार, अगर रिश्ते में खूबसूरती नहीं लेके आ सकते ना, तो हम
कंप्लेन भी मत करें कि हमारे रिश्ते खूबसूरत नहीं है, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। अरे आप इतनी खूबसूरत इंसान है और खूबसूरत इंसानों वाले काम हम करें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं बात करूं, आपको ये दिल पे मत लेना, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं कि जब हम इंसानों वाले काम करें, खूबसूरत काम करें, तो खूबसूरत रिश्ते बनेंगे। और जब खूबसूरत रिश्ते बनते हैं ना, तो खूबसूरत जिंदगी बनती है। और इस जिंदगी में जो ना खूबसूरती का जो मतलब होता है ना, वो हमें सीखना चाहिए। अब जो हमारे अम्मी अब्बू के साथ रिलेशनशिप है, कभी हम जाके उनको गले लगा के देखें, उसको फील करें। अरे कोई अजीब सी खुशबू आती है उसमें से। जब आप अम्मी को गले लगाते तो आप अब्बू को गले लगाते ना, आप जरा फीलिंग देखें उनकी। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमारा रिलेशनशिप कोच, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा लोग आते हैं रिलेशनशिप कोचिंग के लिए और यही मसले लेकर आते हैं। उस मसलों पे हम बात करते हैं, मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ, उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ और इस मसलों का हल निकालते हैं। हम आइडेंटिफाई करते, क्लेरिफाई करते हो, सिंप्लीफाई करते हैं। हम पास में जाके वो चीजें देखते हैं कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको लेकर आते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट में उसका सोल्यूशन निकालते हैं और सोल्यूशन निकाल के फ्यूचर के लिए हम उसको जो प्लान बना के देते हैं। तो रिसेंटली रमजान से पहले मेरे पास एक बुजुर्ग इंसान आया, लाइक जिसको बाबा आया। उस बाबा ने मुझे कहा कि बेटा आप रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं। मैंने कहा जी बाबा मैं करता हूँ। उसने कहा बेटा आपको जो कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, जो चीजें चाहिए मैं आपको दे दूंगा और आपका जो फी है उनसे ज्यादा दे दूंगा, बल्कि डबल ट्रिपल दे दूंगा। बस मुझे इतना बता दे कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठना स्टार्ट करे और मेरे साथ खाना खाना स्टार्ट कर दे। मैं उसको देखता रहा और सोचता रहा कि इनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ एक दिन तो बैठे, मेरे साथ इकट्ठे खाने खाए, मेरे बच्चे रात को मेरे साथ बैठ के जरा बात तो करें। क्या ये वही बच्चे हैं जब छोटे होते थे और जब एक बात करता था तो मैं 4 दफा जवाब देता था? क्या ये वही बच्चे हैं जो मुझे पूछते थे कि बाबा ये क्या है, तो मैं बताता था, जब दोबारा पूछता था तो मैं बताता था, जब 40 दफा पूछता था तो मैं बताता था, आज मैं एक दफा पूछता हूं तो कहता है यार आपको समझ नहीं आती? क्या मतलब है इसका? क्या चीज है इसके अंदर? हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये जो इनर कंफ्लिक्ट वाली बात है, जब अभी मैं करूंगा ना, ये अभी आप सीखेंगे सारी चीजें। मैं तो सीख चुका हूं, मैं और भी इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा परफेक्ट इंसान बन चुका हूं, लेकिन मैं उसको बनने की कोशिश भी नहीं कहूंगा, कोशिश नाकाम चीज है। मैं इंशाल्लाह बन जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो बन जाऊंगा। सीखता तो पूरी जिंदगी है, खत्म नहीं होते। अब नेगेटिव थिंकिंग क्या आता है? अब नेगेटिव थिंकिंग ये आता है कि अगर हमारे बारे में एक दो लड़के या दो लड़कियां हमारी यूनिवर्सिटी में साइड पे बैठ के वो अपनी स्टडी की बात भी करें ना, और उनको हम देखें कि यार ये हमारे बारे में बात करें। एक बंदे के पास एक बकरी थी, वो बकरी किसी चोर ने चोरी कर दी। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। वो किसी चोर ने चोरी कर दी। जब वो किसी चोर ने चोरी कर दी है, तो चोर जब बकरी को घर लेकर जाता है तो वापस निकलते हैं। जब भी वो कई दो लोगों को बाहर देखते हैं तो उनके पास जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या चोरी चोरी कर रहे हैं, नहीं सॉरी, क्या बकरी बकरी कर रहे हैं। तो जब भी कोई दो लोग देखते हैं तो क्या बकरी बकरी कर रहे हैं। ये सवाल वो क्यों कर रहा था? ये सवाल वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके दिल में चोर था, उसने चोरी की हुई थी, इसलिए वो नेगेटिव थिंकिंग में शिकार था। जब आपके दिल में चोर नहीं होते, जब आप कोई गलत काम नहीं करते, तो आप डरते नहीं है, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती। और इस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर जाने के लिए कुछ चीजें हैं, वो है कम्युनिकेशन स्टाइल। इस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग की लेकर जाने के लिए दरमियान में जो चीज है वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की भी स्टाइल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की भी अपना अंदाज होना चाहिए। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का कितना किरदार है, टोनालिटी का कितना किरदार है, और ये जो हम लफ्ज अल्फाज वर्ड्स यूज कर रहे हैं इसका कितना किरदार है, ये भी सीखना चाहिए। तो जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब तो हम स्पेशली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का है, तो जब हम यूनिवर्सिटी में एक दो लड़कियां हैं, दो लड़के कहीं बैठे और तीसरी लड़का या लड़की देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग में कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, अरे जाके उनके साथ बैठो और गुफ्तगू करो, उनके साथ दोस्ती बनाओ,
उनको जानने की कोशिश करो, उनको जान लो। बल्कि जब आप उनको जानते हैं ना, और आपको समझ आ जाता है कि यार ये तो मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये तो स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कुछ नया सीखते हैं, आप कुछ नया लर्न करते हैं। आप देखो, जब भी आपके माइंड में किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग आते हैं, कोई नेगेटिव चीज आ जाती है कि यार ये बंदा ऐसा ही होगा। किसी पार्क में अगर हम जाए, एक लड़कों वाले एग्जांपल देते हो, हमारे यूथ वाले एग्जांपल, किसी पार्क में हम जाते हैं और एक बंदे ने अपनी बहन को हाथ से पकड़ा है, तो हमारे जहन में यही आता है कि यार ये क्या सीन चल रहा है। हमारे जहन में ये चीज क्यों नहीं आती कि ये इसके बहन है? हमारे जहन में ये क्यों नहीं आती कि इसकी वाइफ है? हमारे जहन में सिर्फ एक चीज क्यों आती है? जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता नहीं है कि यार ये क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कैसे पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग को अगर पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर जाने, तो कम्युनिकेशन स्टाइल अपना ले, कम्युनिकेशन का जो मादा है हमारे अंदर पैदा हो जाए, हम हर बंदे के साथ कम्युनिकेट करें। एक और रिश्ता होता है यूनिवर्सिटी में, जो पहले दिन हम आते हैं और पहले दिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो यूनिवर्सिटी की आखिरी दिन में हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, उनकी स्टाइल देख के, या किसी गांव से आया है, या उनकी कुछ भी देख के हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के दरमियान में कुछ साल के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब उनसे बात होती है, तो समझ आता है कि ये तो सबसे खूबसूरत इंसान है और ये मेरा दोस्त बन सकता है। तो कम्युनिकेशन, अब नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव लर्निंग में कैसे तब्दील करना है, अगेन वही चीज आती है यहाँ पे, नॉलेज, स्किल प्लस एटीट्यूड। जब आपके पास नॉलेज भी आ जाएंगी, गूगल से, किताबों से, स्टूडेंट से, टीचर से, हर जगह से, स्किल्स भी आ जाएंगे, किसी अकेडमी से, यूनिवर्सिटी से, अब यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आ जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर का जो बात करने का तमीज है ना, कि कैसे बात करनी है, कैसे खूबसूरती लेकर आनी है, कैसे एक दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करने, अंडरस्टैंडिंग भी हम बात करते हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। जब तक वो चीजें नहीं आती हमारे अंदर, तो हमारा नॉलेज एंड स्किल्स बेकार है, क्योंकि आपका नॉलेज और स्किल्स मल्टीप्लाई होता है आपके एटीट्यूड के साथ। इनर कॉम्प्लेक्स, ये बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज ये ऐसे है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, काम तो हम उस टाइम जज्बात में आके कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाके उस पर पछताते हैं, या उस पर सोचते हैं, या उस पर कहते हैं ये मैंने क्या किया। अब इस पे देखो, या आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, ये स्टूडेंट के लिए भी है। आप कोई डिग्री कर रहे हैं लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है कि यार ये डिग्री मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इसमें आ गया। ये जो होता है ना, बाहर तो बड़े अच्छा शो कर रहे हैं कि यार बड़ा खुश हो, ये वो, अंदर से आ रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसका जो होता है, हर इंसान की वैल्यूज होते हैं। जैसे किसी इदारे की वैल्यू होते हैं ना, किसी भी इदारे में आप जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, एक बात चढ़ गई तो ये भी सिखा दूं, किसी भी इदारे में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी इदारे में, तो आपने सबसे पहले उसके वेबसाइट पे जाके उसके विजन के बारे में पढ़ना है, उसके मिशन के बारे में पढ़ना है, और उसके वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं उनके प्रोडक्ट्स, और उसके प्रोडक्ट्स के बाद फिर उसकी हायरार्की आती है, फिर उसकी पॉलिसी आती है, सारी चीजें बाद में आती है। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी भी इदारे में आपने अप्लाई करने से पहले, आपने ये 3 चीजें जरूर पढ़नी है, उसका मिशन स्टेटमेंट, उसका विजन स्टेटमेंट, और उस इदारे की वैल्यूज। जब आपको ये 3 चीजें समझ आ जाती है और जब आप ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब भी आप उस इदारे में जाते हैं, तो जब आप वो आपसे पूछे कि इस इदारे का विजन क्या है, तो आपको पता है, आप बता देंगे। जब वो आपसे पूछे कि इस इदारे में क्यों काम करना चाहते हैं, तो उनका विजन मिशन आपको पता है, तो आप जवाब दे देंगे। जब वो आपसे पूछे कि अपने बारे में कुछ बता दे, तो आपको उनकी वैल्यू पता है, तो आप अपनी वैल्यू उसके साथ रीअलाइन कर देंगे। अब ये जो होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, वैल्यू रीअलाइनमेंट, जो आपने अपनी वैल्यू को रीअलाइनमेंट करने ना, वो इस तरीके से करने हैं। अब हर इंसान की अपनी वैल्यूज होते हैं। अगर आप देखें मेरी वैल्यू, तो मैं कहूंगा कि मेरी वैल्यू कमिटमेंट है। पहले तो मैं कमिटमेंट करता नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया है,
तो कुछ भी हो जाए उस कमिटमेंट को पूरा करने, बेशक उसमें मेरा नुकसान क्यों ना हो। और मैंने ऐसा किया भी है, लाखों का नुकसान उठा के, लेकिन कमिटमेंट से मैं पीछे नहीं हुआ। तो ये एक वैल्यू है मेरी अपनी। फिर मेरे वैल्यू और रिस्पेक्ट, मैं हर बंदे को, हर बंदी को रिस्पेक्ट देता हूं, मोहब्बत देता हूं, प्यार करता हूं। लेकिन जहां पे मुझे लगे कि यहाँ पे मुझे नहीं मिलता, तो वहां से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी वैल्यू है। मैं किसी को जलील कर ही नहीं सकता, और ना मैं अपनी जलालत बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जब आपकी वैल्यू रीअलाइनमेंट होते हैं, तो आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकल आते हैं। आपको समझ आ जाता है कि मैंने ये डिग्री करनी है या ये काम करने, मैंने इस फील्ड में जाने, इस कंपनी में जाने या नहीं जाना। ये वैल्यू कैसे बनती है, इसमें भी काफी बड़ी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आप जरा इस पे रिसर्च करें, आपको मिल जाएंगे। और ये बनती कैसे, रीअलाइनमेंट होती है ऐसे, मेडिटेशन एंड टॉक योरसेल्फ। अब जो बार बार हम सुनते हैं ना कि अपने आप को टाइम दे दो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप से बात करो, इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप को जानो। वो एक बड़े मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उस फरिश्तों से पूछा गया कि इसके जिंदगी का राज कहाँ छुपाया जाए। तो किसी ने कहा आसमानों में, किसी ने कहा समंदरों में, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एंड में ये डिसाइड हो गया कि इसकी जिंदगी का राज इसके अंदर छुपाया जाए, क्योंकि ये खुली आंखों से पूरी दुनिया को तो देख लेंगे, लेकिन कभी अपने आंखों से अंदर जान के नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझसे एक 4 दिन पहले किसी ने सवाल किया कि आप इश्क के ऊपर बहुत काम करते, इश्क के ऊपर आप एक शो भी चलाते, ये इश्क है क्या? मैंने कहा इश्क का डिफिनेशन तो हर बंदे के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर आप अभी पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जहां पे आपका दिल, दिमाग और सोल, रूह एक हो जाए और तीनों की आवाज एक हो जाए, उसको मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से उसको इश्क कहता है। और इश्क का मतलब है पैशन, और इसका मतलब है मोहब्बत। इश्क का मतलब किसी के लिए इंसान हो सकते हैं, किसी के लिए अल्लाह ताला हो सकते हैं, किसी के लिए अपना काम हो सकते हैं। हर बंदे के लिए इश्क का मतलब अलग अलग है। तो जहां पे आपका दिल, दिमाग और रूह एक हो जाए, उसकी आवाज एक हो जाए, रियलाइन हो जाए, उसको इश्क कहते हैं। तो मैंने बता दिया है। तो आपका जो अपने आप से बात करने का तरीका है, अपने आप से मोहब्बत करने का तरीका है, वो मेडिटेशन और एक अपने आप से बात करना। लाइक सबसे खतरनाक चीज क्या है जो आजकल मैं भी कर रहा हूँ, रात को सोने से पहले मोबाइल यूज करना। अगर रात को सोने से पहले आप आधा घंटा अपने आप को दे देना, तो आप बड़े शानदार तरीके से हर काम को कर लेंगे। अब आती है चौथी चीज, लिमिटिंग बिलीफ। हमारे बिलीफ क्यों लिमिटेड हो जाते हैं? अगर मुझसे कोई कहे, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल है, मुझसे कोई कहे कि आप ये चीज कर लो, फॉर एग्जांपल बाइक चला लो, तो मैं कहूंगा यार मैं बाइक नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक दफा बाइक से गिरा था। ये एक मेरी सोच है, एक लिमिट तक हो गई कि नहीं, बस नहीं हो सकता। यार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, यार मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यार इसके लिए लम्स के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए नर्स के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए बेरिया के बच्चे अप्लाई करें। अरे क्या हो गया यार, आपकी सोच इतने लिमिटेड क्यों होगी? हमारे सोच इतने लिमिटेड क्यों होंगे? एक जगह पे क्यों स्टक हो जाते हैं? एक जगह से आगे क्यों नहीं जाते? हम जब भी रिलेशनशिप की बात सुनते हैं, और जब भी मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ, तो जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, तो क्यों इतना लिमिटेड हमारे ये लिमिटिंग बिलीफ्स और ये चीजें होगी कि हम बस एक लिमिट से आगे निकलते नहीं। इसमें कन्वर्ट करते हैं न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स। और न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स मेरे हिसाब से एक चीज से आते हैं, प्रैक्टिस से। अगर आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इतनी शानदार तरीके से आप पता नहीं कर रहा हूँ, यानी ये आप लोग बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। इतनी शानदार तरीके से अगर मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये अभी से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने काफी सालों लगा के करना सीखा है। मैं मास्टर एनएलपी हूँ, अमेरिकन बोर्ड में सर्टिफाइड कोच हूँ। मैं टीटीवाईटी किया, टीटीटी किया, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया, 50 से 60 यूनिवर्सिटी विजिट किया एज ए स्पीकर। उसके बाद जाके अभी बात करने का तरीका सीखा है। तो जो पहले मेरी लिमिटिंग बिलीफ थी कि यार मैं किसी 4 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकूंगा, आज मैं 2200, 20, 2300 लोगों के सामने बात करूं। क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग बिलीफ जो थी मेरी, वो आराम आराम से खत्म हो रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो आपकी कोई भी लिमिटिंग बिलीफ हो किसी चीज की, आप उसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें।
उस दिन मैंने एक चीज सुनी थी एक शो के अंदर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उससे किसी ने सवाल किया, उसने कहा कि यार ये इश्क मत करना, ये चीज मत करना, ये चीज मत करना, हमने अपने जमाने में बहुत सारा किया था और अब आप लोग मत करना। तो किसी ने सवाल किया कि आपने तो अपने जमाने में कर दिया, अब हम ही क्यों कह रहे हैं कि मत करना? तो उसने जवाब दे दिया कि यार मेरी एक्सपीरियंस से आप लोग सीखो। समझदार वही होता है कि दूसरे की एक्सपीरियंस से सीखता है। उसके बाद के साथ मैं कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि समझदार वही होता है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे, वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज प्रैक्टिकली होती है। अब आप बाइक नहीं चलाएंगे क्योंकि दूसरे बंदे के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि वो गिरा है, उसका पाँव टूट गया, तो उससे सीखना चाहिए मैंने बाइक नहीं चलानी। नहीं भाई, आप लिमिटिंग बिलीफ से निकल आए, उसने गलत तरीके से चलाई होगी, आप अपने तरीके से चलाए, आप अपनी तरीके से लेकर जाए। तो खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो ये लिमिटिंग बिलीफ न्यू एम्पावरिंग बिलीफ में तब्दील प्रैक्टिस से होती है। अब इसमें एक चीज आती है कि जब भी हम किसी नए इंसान के साथ रिश्ता बनाते हैं या उन लोगों के साथ रिश्ता मजबूत करते हैं जिनके साथ हमारा ऑलरेडी रिश्ता है, तो एक चीज आती है जो बार बार हम सुनते हैं, एम्पैथी, कंप्रोमाइज। मैं कंप्रोमाइज को नहीं मानता, आप लोग मेरे साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मैं किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता और ना मैं कंप्रोमाइज को मानता हूं, क्योंकि जहां पे कंप्रोमाइज आ जाती है वहां पे आपकी वैल्यूज खत्म हो जाती है। जहां पे कंप्रोमाइज आते हैं, कंप्रोमाइज आ जाती है, वहां पे आपकी जो अपनी जो आप है ना, वो गिर जाता है। कंप्रोमाइज किसी भी रिश्ते में मैं नहीं मानता, कंप्रोमाइज कहीं भी मैं नहीं मानता कि मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज की जगह इसको रिप्लेस करो, अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करो कि मैं अंडरस्टैंडिंग करना चाहता हूं या मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। ये कंप्रोमाइज खत्म करें अपनी जिंदगी से। और एक और चीज जो हमारी आदत भी बनी है, इस सेशन में भी मैंने 2-3 दफा इस्तेमाल कर दिया, कोशिश कर रहा हूं। ये हम खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आदत बनी है तो इंशाल्लाह आराम आराम से खत्म करेंगे। ये जो कोशिश कर रहा हूं और कंप्रोमाइज कर रहा हूं, ये दोनों चीजें जिंदगी से निकाल दे, ये दोनों जिंदगी से निकाल दे। ये कोशिश की बजाय मैं करूंगा या मैं कर सकता हूं। अब देखो, इसमें लोग कुछ कहते हैं कि आपका ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट। और इसमें भी एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं जो मैंने खुद सीखा है, ताकि आप लोगों को बताऊं, मैंने सीखा है तो आप लोगों को भी बता दूं। ये मैं कर सकता हूं और ये सिर्फ मैं कर सकता हूं। अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंस क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है? ये मैं कर सकता हूं, इसमें कॉन्फिडेंस है, हाँ ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, इसमें मैं कॉन्फिडेंस हूं। ये सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप इस चीजों में भी, जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें भी जरा फर्क ये है कि ये मैं कर सकता हूं या ये सिर्फ मैं कर सकता हूं। तो जो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जो मैं बात करता हूं और कोशिश करना, तो कोशिश ना है उसको कहा ये मैं करता हूं, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा, जब कोशिश करेंगे तो पूरी जिंदगी हम कोशिश करते रहेंगे। अब एम्पैथी आते हैं। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज जो ना बहुत जरूरी है हर चीज में, बिजनेस में भी, रिश्तों में भी, हर जगह पे। अब इसको कैसे करना है एम्पैथी? जो एक एग्जांपल बनी है, और हम जल्दी कहते हैं दूसरे की शूज में अपना पाँव डाल दो तो आपको पता चलेगा। अब वो पाँव डालेंगे कैसे? आपका नंबर और उसका नंबर तो सेम नहीं है। आपका जूता और उनका जूता तो आप एक कंपनी के नहीं पहनते, आप कोई अलग ब्रांड पहनते हैं, वो कोई अलग ब्रांड पहनते हैं। वो जो ब्रांड पहनता है वो लो कॉस्ट का है, आप तो बड़े हाई क्लास के हैं। आप कैसे उसके जूते में पाँव डालेंगे? या आप जो ब्रांड पहनते हो तो लो कॉस्ट का है, वो तो बड़े हाई क्लास का है, तो आपको कैसे, आपको तो उसमें मजा आएगा। तो ये चीज है कि आप लोग एक्नॉलेज करें उन लोगों को, एक्नॉलेज करें, उनकी चीजों को एक्नॉलेज करें और उनके साथ बैठ के अगेन हो टू फील, वो फीलिंग कैसे रखते हैं उस टाइम, उसका फीलिंग क्या है, उस टाइम आपका फीलिंग क्या है और उनका फीलिंग क्या है। तो प्लीज इस चीजों को अंडरस्टैंड करें। और इस एम्पैथी का मतलब ही यही है कि आप एक्नॉलेज करें
जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, जब उसको कुछ और चीज समझ ना आए, तो फिर आप उसकी फीलिंग समझिए और फिर टेक ए टाइम टू रिलेट, थोड़ा टाइम ले ले और रिलेट कर दे उसके साथ। तो एम्पैथी करे, अंडरस्टैंड करे, कंप्रोमाइज कभी मत करना। अब इन सब चीजों का एक फार्मूला है जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। सक्सेस फार्मूला क्या है किसी भी चीज का? सक्सेस फार्मूला ये है, सेट अ गोल, आप एक गोल सेट करें, मेक ए कमिटमेंट। कमिटमेंट किसी काम के साथ, किसी बंदे के साथ, किसी बंदी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, किसी के साथ भी जब कमिटमेंट कर लेते हैं ना, ठीक है, कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बस बिना जाने अपनी छलांग लगा ले। इस कमिटमेंट में भी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दो लोग होते हैं जब दरिया के किनारे बैठे होते हैं, और ये भी मैंने सीखा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दरिया के किनारे बैठे होते और काफी कुछ लोग यही दरिया में नहा रहे हैं। तो ये दो लोगों में से एक लड़का कहता है, यार ये तो नहा रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी नहा लेता। वो जाके डायरेक्ट छलांग लगा लेते। जब वो डायरेक्ट छलांग लगा लेते हैं तो उनको तो तैरना नहीं आता, तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो उसके बाद जब या तो मर जाते हैं या कोई निकाल देते हैं, तो जब या मर जाते हैं या कोई निकाल देते हैं, तो उसके बाद उनको लेसन मिल जाते हैं कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे इससे। दूसरा बंदा है, वो भी देख रहे हैं कि लोग नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मैंने भी नहाना है, लेकिन वो करता क्या है, वो ये करता है कि वो जाता है, देखता है शेडो पानी, वहां पे एक इंस्ट्रक्टर होता है, उस इंस्ट्रक्टर से सीखता है, उनसे बात करते हैं, पहले शेडो पानी में, उसके बाद उसमें जब खिलाड़ी बनते हैं डीप पानी में आते हैं, फिर तैरता है। तो इसलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज है ना, ये बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में, नए रिश्ते में और पुराने रिश्ते में। और भी अकाउंटेबल, अपने आप को अकाउंटेबल सर ठहराओ, किसी को ब्लेम शेम मत करना, कोई भी काम हो आपको जिम्मेदारी ले लो, तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं सारे, और बड़े खूबसूरत होते रहेंगे। बस अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो प्लीज बता दें। Thank you so much, sir. Yes, students, if you have any question, please raise your hand so that I can unmute you. Yes, Taimur, you can unmute your mic, please. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर। सर आपने कहा था कि कोशिश का वर्ड हमने यूज़ नहीं करना। नाइस। तो सम टाइम होता है कि हम कोई काम करना नहीं चाह रहे होते, बंदा कहता है कि नहीं हो सकता मुझसे, तो कहते हैं कि एटलीस्ट तुम कोशिश तो करो ताकि तुम शायद तुमसे हो जाए या शायद तुम कर सको। तो कोशिश आपने ज़रूर करनी है क्योंकि हमारे पीएम ने भी कहा था कि कोशिश करना हमारे हाथ में है और बाकी काम का होना अल्लाह के हाथ में है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जिसने भी आपको कहा था उसने अपने हिसाब से कहा, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मेरे हिसाब से कोशिश करना जो ये लफ्ज है ना, ये बेकार है। अगर किसी ने आपको कह दिया कि हाँ आप कोशिश तो करो, तो उसने भी आपको गलत कह दिया है मेरे हिसाब से। किसी ने अगर आपको कहना है तो उसने कहना ये है कि आप एक्शन तो ले लो, आप थोड़ा करके तो दिखाओ। अगेन आपको अगर मैं कहता हूँ कि यार आप थोड़ा कोशिश करो, तो आप कह रहे हैं हाँ मैं कोशिश कर लूंगा, फिर 4 दिन बाद मैं दोबारा पूछूंगा हाँ मैंने कोशिश किया था। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कल आपने मुझे ये चीज करके दिखानी है, जैसी भी हो, गलत करो या सही करो, आप करके दिखा दो, तो जब आप एक्शन लेंगे तो उसमें कोशिश आता ही नहीं है। कोशिश में क्या हुआ, मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दिया कि बच्चों ये आप असाइनमेंट ले लो, आप कहते सर ये कल तक नहीं हो सकता, तो सर ने कह दिया कि कोशिश करो। नहीं, अगर आप मुझसे कहे कि अगर मुझे कहते हैं कि ये कल तक नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ कल तक जितना हो सकता है वो करके दिखाओ। ये नहीं कहूंगा कि कल तक चलो कोशिश करो, अगर हो गया वरना फिर परसों कर दो। नहीं नहीं, जब तक कल तक जितना हो सकता है वो बताओ कितना हो सकता है। कमिटमेंट वाली बात आ गई ना। Thank you so much, sir. Yes, Suleiman Shah, you can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सुलेमान। सर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि रिलेशनशिप मेरे मुताबिक जो है ना ये म्यूचुअल एंड इंटरडिपेंडेंट कनेक्शन है, या दो लोगों के दरमियान या मतलब बहुत सारे लोगों के दरमियान। और मेरे मुताबिक सर जो रिलेशनशिप मतलब एस्टेब्लिश के लिए मतलब पर्सनालिटी का होना ज़रूरी है। और सर कोशिश के मुताबिक मेरा ये मानना है कि एक लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, एक
एक कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वो जो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये अपना मतलब 100% दे रहा है। और ये जो है, ये वाली कोशिश मैं कहता हूँ कि मैं इसके साथ मुत्तफिक हूँ। लेकिन अगर एक कहता है कि इंशाल्लाह, जैसे हम पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हर चीज में कहते हैं इंशाल्लाह, लेकिन करते नहीं है। तो सर, तो कहना क्या ये जो चाहते है हैं? ना, जो इंशाल्लाह का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं और मतलब करते नहीं है, ये वाला कोशिश के साथ में कमेंट मतलब मेरा इत्तेफाक नहीं है इसके साथ। लेकिन इस दूसरे वाले के साथ है, जो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ठीक है, सही है। हाँ सर। देखो, जो कर रहा है लफ्ज आ गया ना, तो वहां पे एक्शन इन्वॉल्व हो गया। और जिस चीज में एक्शन इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कोशिश नहीं रहती। कोशिश आपके सामने अगर कोई गिलास पड़ा हो और मैं आपको क्या, आप कोशिश करके उठाने का, तो आप उठाओ, नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जब तक आप कोशिश करेंगे आप उठा ही नहीं सकेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कोशिश करो, आप उठाना नहीं है आपने। मैं कहूँ कोशिश करो, उसको उठाओ। आप कोशिश करते रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे ये सामने लैपटॉप पड़ा है, मैं कोशिश करो उठाने का, मैं उठा सकता हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे कि उठा लो, तो मैं उठा लेता हूँ। दूसरा सवाल आपका ये था कि किसी भी रिलेशनशिप में आपके लिए पर्सनालिटी जो है ना, ये मैटर करती है। ये पर्सनालिटी की जहां तक बात आती है ना, रिलेशनशिप को अगेन हमने इतना ज्यादा डिस्कस कर दिया, 1 घंटा हमारा रिलेशनशिप, अगेन हम उस एक डोमेन के अंदर फंसे हुए हैं। वो खुल के मैं बताता हूँ, जस्ट रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, क्योंकि आपका जो सवाल है इसके लिए पर्सनालिटी का होना जरूरी होता है, उसके लिए पर्सनालिटी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि जब आपका अपने अम्मी अब्बू के साथ रिलेशनशिप है, तो वो क्या कहते हैं कि आपका शक्ल अच्छा नहीं है तो तुम मेरे बच्चा नहीं है। आपका अगर अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप है, तो आपको क्या कहते हैं कि आपका शक्ल अच्छा नहीं है तो मुझे आप नहीं चाहिए क्लास में, आप दफ हो जाओ। या अगर आपका शक्ल अच्छा नहीं है, तो क्या आपकी किताब आपको कहते हैं कि आप मुझे मत पढ़ना, आप खूबसूरत नहीं, आपकी पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, जस्ट एक रिलेशनशिप है जिसके ऊपर हम सबके ध्यान जाते हैं, उसके लिए भी पर्सनालिटी का इतना जरूरी नहीं है भाई। उसके लिए भी एक चीज बहुत जरूरी है, आपका एटीट्यूड। आजकल जितने भी रिश्ते बनते हैं ना, आप देखें, वो खूबसूरती रिश्ते में उस टाइम आती है जब दोनों इंसानों के जो है ना, ये जो माइंड है वो पॉजिटिव थिंकिंग में हो, लिमिटिंग बिलीफ में ना हो, एक दूसरे को ब्लेम न करे, अंडरस्टैंड करे, इज्जत दे दे, रिस्पेक्ट करे। जहां जिस रिश्तों में रिस्पेक्ट और इज्जत होती है ना, वहां पे शक्ल इतनी मैटर नहीं करती। शक्ल का मैं बता दूंगा आपको, बाद में मुझे कॉल करना, शक्ल बहुत खूबसूरत हो जाती है। जी नेक्स्ट प्लीज। Okay, yes, Malik Alisher, you can ask your question. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अली। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली। Sir, hope you are doing well. So first थैंक of यू। all, I am highly thankful to Ms. Sidra for conducting such a great webinar, and I'm also highly thankful to you and obliged for your such great talks. Sir, Thank you. basically I have several questions. Sir, मेरा पहला सवाल है बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से, that you told us के सेल्स ट्रेनिंग में जैसे आपने बताया था रिलेशनशिप बिल्डिंग का। सर, फॉर एग्जाम्पल I am a sales manager and currently for example मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ and I'm working in रावलपिंडी। सर, मुझे अपनी प्रोडक्ट के लिए फैसलाबाद जाना पड़ता है अपनी न्यू मार्केट लॉन्च करने के लिए। सर, हाउ कैन आई मेक रिलेशनशिप विद सच अननोन शॉपकीपर्स कि वो मेरी प्रोडक्ट परचेज करें। और सर सेकेंडली मेरा ये एक छोटा सा सवाल है कि हम रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत से लोगों से बनाते हैं, हमारा रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में 2 दोस्त हैं, तो सर उस अच्छे रिलेशनशिप में क्या उन 2 अच्छे लोगों की ज्यादा वैल्यू है या पैसे की ज्यादा वैल्यू है? क्योंकि समवन माय अंकल टोल्ड मी दैट कि बेटा याद रखना, पैसे के बगैर दोस्ती नहीं चलती। सो सर, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? प्लीज गाइड। थैंक यू अली, इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो सेल्स के लिए आपने फैसलाबाद जाने हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाने हैं, उसके लिए जब हम बिजनेस डेवलपमेंट करते थे, तो हमें ये सिखाया गया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमें ये सिखाया गया था
कि आपने यहाँ पे हमने पर्सनालिटी की भी बात की थी, आपने अपनी पर्सनालिटी को और अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी है। अब वैल्यू बढ़ाने का जो सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीन ये है कि जब भी मैं किसी कंपनी को कॉल करता था कि हाय दिस इज नियामत खान दुरानी, हम क्रॉमिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सही है, तो मुझे कनेक्ट करा दे इस बंदे के साथ। तो आगे से रिसेप्शन पे कोई भी होता तो मेरे कॉल को खत्म करके या कॉल को थोड़ी देर होल्ड करके फिर कहते यार वो बिजी है, ये है, ये है। इसका एक और तरीका था जो हमारे सीनियर ने हमें सिखाया था, वो भी आपको मैं बताता हूँ। उससे आप रिलेट करके अपना बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो शॉपकीपर के साथ है, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना है, तो उसमें भी और हमारे होते हैं, एक कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होती है। सो वो तो काफी अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें जब फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च कर दिया कि इस टेलीनार कंपनी में एचआर डायरेक्टर प्लानी बंदी आजकल बैठी हुई है, तो जब मैं उनको करता तो मैं रिसेप्शन पे कॉल करता और मैं कहता हाय दिस इज नियामत खान दुरानी, आई एम फ्रॉम प्लाना कंपनी, कैन यू कनेक्ट विद मी। ये लाइक डायरेक्ट उस बंदी का या उस बंदे का नाम बता के मैंने कहा उसके साथ मुझे कनेक्ट करा दे। उससे क्या हो जाता था, उससे जो भी दरमियान वाला बंदा था उनको ऐसा फील हो जाता था कि वो उसको जानता है, ठीक है, या उनको ऐसा फील होता था कि यार ये जिसने कॉल की ये कोई एमी गैरा मतलब नहीं है। तो आपकी अगेन जो चीज है उसमें कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, आपका जो बात करने का अंदाज है। तो जब फिर हम उनसे बात कर लेते थे तो उनसे हम मीटिंग के टाइम ले लेते थे और उनसे हम कहते थे कि यार मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आप मुझे प्लीज नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन या किसी भी टाइम मुझे टाइम दे दे तो मैं आ जाऊंगा। तो आप अभी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया पावर पीपल के साथ। और इसी तरह कम्युनिटी में भी यही होते हैं कि आपने किसी भी कम्युनिटी में काम करने, आप अगर आपने वहां पे अपना सेल्स पर्सन भी हायर करने, किसी भी ये कंपनीज भी करते हैं। अभी मैं काबल में ट्रेनिंग करा रहा था ये फार्मास्यूटिकल के साथ, एल्टन के साथ, तो उनके जितने भी सेल्स मैनेजर्स थे वो भी उन लोगों ने ऐसे चुन चुन के हायर किए थे जिनको पता था कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस है इस कम्युनिटी के ऊपर। तो आपने जब रिलेशनशिप बनानी है अपने बिजनेस के लिए तो आपने पावर ऑफ पीपल के साथ बनानी है। आपको पता है कि यार ये बंदा पावर में, इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दूसरी बना लेंगे, किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये ओवरऑल बात नहीं कर रहा, अगर आप वो बना लेंगे रिलेशनशिप किसी गार्ड के साथ, तो आपको कभी भी डायरेक्ट ओनर के साथ नहीं मिलवा सकेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ओनर के साथ बात कर दी है या आपने दरमियान में मैनेजर के साथ बात करी, तो मैनेजर भी जाके फिर अपने डायरेक्टर से पूछेगा, डायरेक्टर जाके सीईओ से पूछेगा, अप्रूवल में काफी टाइम लग जाएगा, शायद न भी हो जाए। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सीईओ से बात कर लिया तो शायद आपका काम हाँ या ना में 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा। तो एक तो ये करना है। दूसरी चीज ये है कि जिस रिश्ते में पैसे होता है ना, कि कहते हैं कि दोस्ती पैसे के बगैर दोस्ती नहीं है, तो दोस्ती नहीं है। अगर आप नजर डालें अपने दोस्तों पे जो वाकई में आपके दोस्त है, वो कभी आपके पैसे दे के नहीं आते। और उसमें ज्यादातर जब आपकी दोस्ती बनती है वो आपकी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में बनते हैं। जो आपकी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ या आपके गांव की जो दोस्ती होती है ना, उस सबसे कामयाब और बगैर लालच की दोस्ती होती है। इस सेक्टर्स में भी दोस्तियां बन जाती है, लेकिन उस दोस्ती को मैं इतना स्ट्रॉन्ग दोस्ती नहीं कहता, क्योंकि वो जस्ट बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Yes, Alicia, please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा हेल्दी वेबिनार था एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज में हमारा इजाफा हुआ इसको सुन के। सेकेंडली सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ को आप नहीं मानते, तो सर एक अगर बात करें ना एक लैडर की, तो सर अगर लैडर में जो फर्स्ट स्टेप है वो रिलेशनशिप का है और सेकंड अंडरस्टैंडिंग का है, तो सर आई बिलीव कि थर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का है। क्योंकि अगर हम बात करें बेसिक रिलेशनशिप की इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, तो सर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और सेकेंडली सर अगर बात करें बिजनेस के लिहाज से, तो सर हमें बिजनेस में भी इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएशंस हम देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो सर इस पे थोड़ी सी आप एलैबोरेट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ये अगेन मैं वही कहूंगा, पेरेंट हमारे लिए कंप्रोमाइज करते नहीं है। पेरेंट हमें अंडरस्टैंड करते हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अंडरस्टैंड इसलिए करते हैं क्योंकि एक चीज मैं बताता हूँ, पेरेंट
अल्लाह पेरेंट ने हमें पैदा किया, उनको पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ जो मैं ज्यादातर लोगों को बताता हूँ। लोग कहते हैं यार मैं ये काम करो लेकिन मेरे पेरेंट को नहीं बता। अरे भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आपका छोटा भाई कोई काम करता है ना और वो घर आता है ना तो आपको सेकंड में पता चल जाता है कि इसने कोई ऐसा काम किया। तो इसी तरह होता है पेरेंट के साथ भी। जब आप कुछ भी कर लेते हैं ना और आप घर आते हैं तो आप ये मत सोच के आना कि पेरेंट को नहीं बता, क्योंकि जिंदगी उन लोगों ने भी गुजारी है, हम तो अभी गुजार रहे हैं, उन लोगों ने भी गुजारी है, उन लोगों ने धूप छांव सारी चीजें देखी है, उन लोगों ने भी धोखे का है। तो वो कंप्रोमाइज नहीं करते। इस चीज में तो हम गलती कर रहे हैं कि यार मेरे पेरेंट ने मेरे लिए इतने कंप्रोमाइज किए। उसने आपके लिए कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने आपको अंडरस्टैंड किया, उसने आपकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड किया, उसने आपके स्किल्स को अंडरस्टैंड किया, उसने आपको मोहब्बत दी है, इज्जत दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप किसी मुकाम पे जाए। देखो जो बंदा नहीं चाहता कि आप किसी मुकाम पे जाए वो आपके लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये जो कंप्रोमाइज का लफ्ज है ना, जो नहीं चाहता कि यार किसी मुकाम पे आप पहुंचे वो आपके लिए कभी कंप्रोमाइज करेगा ही नहीं। करके देख ले। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपको अपने मानते हैं, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो आपको अपने समझते हैं, वो आपके लिए ये सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्रोमाइज तो ये भी आ जाती है कि आजकल क्या हर टाइम वो चलते रहते हैं कि इस लड़की को मार दिया है और इस लड़की को मार दिया है और ये बर्दाश्त कर रही है। यार ये बर्दाश्त मत करना, ये मारने तक नौबत ही नहीं जाएंगी जब तक। यही तो मसला है, इसलिए तो मैं रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ। ये लड़ाई झगड़े तक बात जाती क्यों है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ होगी और मैं उनसे बात करूं और मुझे पता है कि इस टाइम इसको गुस्सा आता है, इस चीज पे उसको गुस्सा आता है, इस चीज पे इसका माइंड चेंज हो जाता है, ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे वो आती है एम्पैथी वाली सीन। एम्पैथी एक चीज पे हम सिखाता हूँ आपको, आप लोगों ने पहले भी सीखी होगी। ये एम्पैथी वाली सीन आती है, यहाँ मैंने लिख लिया 16। यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा और यहाँ पे उनको एक को 16 नजर आएगा और एक को 91। तो दोनों में से गलत कौन है? दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन ये अपने जाविये से देख रहे और ये अपने जाविये से देख रहे। जब तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये तो या तो वो चीज आएंगे जो आप लोग कहते हैं कंप्रोमाइज, या तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेंगे। तो इसलिए कंप्रोमाइज को डिलीट करो और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लो। ये बंदा जब तक यहाँ नहीं आएगा तो उनको ये समझ नहीं आएंगे कि ये 16 है, और ये बंदा जब तक यहाँ नहीं आएगा तो उनको ये समझ नहीं आएंगे कि 91 है। तो शुरुआत हमेशा हमने खुद करनी है। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई, बी अकाउंटेबल। अपने आप को अकाउंटेबल ठहराओ, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो आप ब्लेम ही नहीं करते कि ये मेरे हस्बैंड ने, ये मेरे भाई ने, ये मेरे बाप ने, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ गलत किया। क्योंकि जब आपको पता है कि आप दोनों एक यहाँ पे एक दूसरे को कहते हैं 16, 91, तो आपने इनिशिएटिव लेने हैं। हम बात इसलिए आप लोगों से कर रहे हैं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लेने। आपने कहा ठीक है आपको 16 नजर आ रहे हैं, आप उनकी जगह आए, उनको बताए मुझे जरा सिखाए या बता दें कि कैसे 16 है। जब वो आपको बता देगा कि यार ये 16 है तो आपको खुद भी नजर आ जाएगा। तो जब आपने उनकी जगह पे आके अंडरस्टैंड कर दिया तो आपको लग रहा है कि वो आपकी जगह पे अब नहीं आएगा। अरे उनको हाथ से पकड़ के अपनी जगह ले आए। जब आपकी जगह आएगा तो आप कहेंगे 91 है, तो कहेंगे यार ये भी तो ठीक है, मैं भी तो ठीक हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहते हैं यार क्या बेवकूफ है हम दोनों। तो यही तो मसला है, इसलिए तो हम रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं कि 16, 91 ये एम्पैथी, ये चीजें जरा समझने की हम कोशिश नहीं करें कि हम समझे। हमारे मुंह में भी कोशिश आ गया है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Yes, one or two more questions, then we are going to wind it up. Yes, Maha, you can unmute your mic, please. Assalamu alaikum, sir. जी अस्सलाम वालेकुम। Sir, it was a very thought-provoking webinar. So, sir, my question is, the relationships have some hierarchies, right? For some people, we are having a strong relation, and for some, we are not being very strong. It's a weak relation. Can we just interchange weak relation with a connection?
Because, sir, I think when you're saying you are in a relationship with someone, with some colleague or anything, you're investing feeling. But for some people, we never invest feeling, but we are just connected with that people. The reason why I'm asking this is that, sir, for some time we are being nice with everyone or be kind with anyone, they might take advantage of you being nice. So are we supposed to ignore those people? Because you have told us that if someone are sitting and talking about you and you think they are talking negative about you, you might get a chance to sit with them, and you just taken out a result that they're actually backbiting about you, and they're being harmful for you for a long term. So are we still supposed to still be connected with them and share a good relation, or are we supposed to avoid them? ओके, थैंक यू सो मच। एक चीज का एक फार्मूला है बड़ा मशहूर, लव मी हेट मी बट डोंट इग्नोर मी। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर भी आप उसको याद रखते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो फिर भी आप उनको याद रखते हैं, लेकिन आज जब आप किसी को इग्नोर कर देते तो आपने उनको मार दिया। और मारने का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपकी जिंदगी में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रही तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब एक और चीज मैं आप यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखे। देखो, अगर आपके घर इस गली के एंड में है और आपने यहाँ से निकल के जाना है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सीधा निकल के जाना है। इस गली में अगर 5 कुत्ते हैं ना तो हर कुत्ते को पत्थर नहीं मारते, क्योंकि अगर आप गली में हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे ना उसमें एक ऐसा कुत्ता आ जाएगा कि आपको काट लेगा। तो उसमें अगेन वही चीज है कि आप जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, आप खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं और वो अगर कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज है जो मैंने सीखी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई आपको प्रपोज करे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या मैं आपको पसंद करता हूँ या आई लव यू, और आप उसके लिए फीलिंग नहीं रखती और आप उसके साथ कनेक्शन भी खराब नहीं करना चाहते, तो हर बात करने के 2 तरीके हैं, ये मैंने बताया है। तो मैं जवाब आपको देता हूँ। अगर किसी ने मुझे प्रपोज किया और मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, उसके साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहता, तो मैं उसको बहुत शानदार अंदाज में कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत जबरदस्त, आप मेरे लिए ये फीलिंग रखते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा फील नहीं करता आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे और हमेशा करता रहूंगा, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। देखो, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनको रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन मैं आपको 80% 100 के साथ 80% यकीन के साथ कहता हूँ कि उसको बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने इतने शानदार अंदाज के साथ रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक और चीज आती है कि हर बंदे के साथ नाइस होना है। हाँ, हर बंदे के साथ नाइस होना है, मोहब्बत बांटते रहने, लेकिन एक चीज हमने यहाँ बताई थी, वैल्यू। आपकी अपनी वैल्यूज क्या है, उस वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई करो और फिर जो भी काम आपकी वैल्यू के खिलाफ हो या उस वैल्यू से बाहर हो, उस काम को मत करना। जो काम आपकी वैल्यूज के अंदर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाँव के हमारे जो गाँव की खवातीन है, उसके वैल्यू में ये है कि वो मर्द के सामने आमने सामने बैठ के बात नहीं करते, ये उनके कल्चर में, उसमें वैल्यूज में आ गया। यहाँ जो हमारे शहर में है, इस्लामाबाद, पिंडी, रावलपिंडी, कराची वगैरह वगैरह, तो उसमें हमारी वैल्यू में ये है कि हमने बैठना है, बात करनी है, लेकिन किसी में जरूरत ही नहीं है कि वो टच करे, तो ये भी हमारी वैल्यू है। तो जो आपकी वैल्यू है, आप अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई करें और उस वैल्यू से अपना एक दायरा इख्तियार होते हैं, उस दायरा इख्तियार के अंदर किसको अंदर करना है और किसको नहीं करना है और किसको कैसे रोकना है, वो बात करने का तरीका भी बता दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी लंबी कन्वर्सेशन है लेकिन आप लोगों को जितना मैं बता सकता हूँ मैं बताता रहता हूँ। Thank you so very much, sir. Sir, we have many questions, but due to limited time, we have to wind it up. Thank you so much, sir, for making time and effort to assist us. On behalf of University Institute of Management Studies, I want to express our appreciation to you for the webinar. Thank you for speaking to students about the most important topic, that is relationship management. Thank you so much, sir. Students, a recorded version of this webinar will be available for you on the official YouTube channel. Please, you can also check it out over there. Thank you so much, sir. So if you want to say anything at the end, you can. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम दिया है, इतना इज्जत दिया, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे रहे।
और बस एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, आप लोग मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटते रहे। और ये वेबिनार, ये चीजें हम करते रहते हैं, इससे भी हम काफी कुछ सीखते रहते हैं। और अगर किसी को मेरी डायरेक्ट किसी भी चीज में जरूरत हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं चार्ज काफी ज्यादा करता हूँ लेकिन आप लोगों से नहीं करते हैं, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी हो आप लोग मुझे कांटेक्ट करें, मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते, मेरे लिए रिश्ते, इज्जत, ये मोहब्बत, ये खूबसूरती जो हमारी जिंदगी में इस चीजों की वजह से आ सकती है, ये मेरे लिए काफी मैटर करते हैं। तो आप लोग भी खुश रहे, आबाद रहे, खुशी फैलाते रहे, मोहब्बत फैलाते रहे। इंशाल्लाह आप जिंदगी रहे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। Inshallah, sir. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Thank you.